Hello students, myself Sachin Tiwari, your chemistry teacher. तो क्लास 11th में जो बच्चे आप लोग इंटर कर रहे हो या जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर बहुत बड़ा, बहुत लेंदी है। इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट। पूरी केमिस्ट्री में, चाहे आप फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, आप जो यहाँ से सीख के जाते हैं उस चीज़ का ही एप्लीकेशन आप उन अलग अलग ब्रांचेस में या अलग अलग चैप्टर में करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लेने के बाद आपका केमिकल एरिथमेटिक्स तो स्ट्रांग होता है, लेकिन मोल कैलकुलेशन कर लेने के बाद जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए आपको। कारण ये है कि ये चैप्टर सबसे पहली बात केमिस्ट्री में तो आप पढ़ ही रहे हैं, 12th में जाने पर ये फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में इसको अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, अलग तरीके से पढ़ा जाता है। बाकी कंसेप्ट एंड पोस्टुलेट्स, थ्योरीज तो एज यूजुअल दोनों सब्जेक्ट में एक जैसी रहती है। तो बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि पहले हम इस चैप्टर को की एक आउटलाइन समझें। तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। 3 पार्ट में पहला पार्ट जो होता है वो होता है हिस्टोरिकल, इतिहास, हिस्ट्री, यानी एटम में क्या हुआ, डिस्कवरीज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रेडियो एक्टिविटी, ये सब क्या है, जे थॉमसन ने क्या किया, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, एक्सरेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं और उनको कैसे एप्लीकेशन किया जाता है हमारे फर्दर स्टडीज़ में। ये हिस्ट्री पोर्सन है। ये हिस्ट्री पोर्सन ऐसा मान लो आप कि ये आपको नॉलेज देता है कि आप इन चीज़ों को जानो और फिर इसके बाद इनको मैथमेटिकली इलस्ट्रेट करो। ये दूसरा सेक्शन जब आता है तो दूसरे सेक्शन में आप पढ़ते हो मैथमेटिकल एनालिसिस। ये दूसरा सेक्शन में आप बहुत सारे फार्मूले पढ़ते हैं, लंबे चौड़े फार्मूले होते हैं, उनके डेरिवेशंस होते हैं और उन फार्मूले का यूज़ थ्रू आउट द केमिस्ट्री 11th और 12th दोनों में होता है। तीसरा पोर्शन जो होता है वो कहलाता है कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें आप बहुत बारीक बातों को पढ़ते हैं और बहुत ही बारीक बातों को सीखने के बाद आप इस पूरे कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं ले जाकर पूरी केमिस्ट्री में। तो आप ऐसे समझो कि जो फर्स्ट पार्ट मैंने बताया उसमें आपको पढ़ने में लगभग 30% टाइम लगेगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मुश्किल से 5% होती है। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको हिस्ट्री मालूम होगी तब तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे। दूसरा सेक्शन जो है वो मैथमेटिकल एनालिसिस है। इस मैथमेटिकल एनालिसिस को जब आप पढ़ते हो तो इसमें लगभग आप मान के चलो कि आपको 40% टाइम लगेगा पढ़ने में, और ये बहुत सारे क्वेश्चन कैरी करता है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आए ना आए, ऑब्जेक्टिव आए ना आए, लेकिन ये क्या होता है कि पूरी केमिस्ट्री में आप एटम को जब अप्लाई करते हो तो इन फार्मूले का यूज़ करना पड़ता है। थर्ड सेक्शन जो है वो बहुत वैल्यूबल होता है। उसमें आप जो भी पढ़ेंगे लगभग 30% टाइम आपको उसमें लगता है, और इसमें आप पढ़ने के बाद पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे है, ये सब आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब हम एंटर करते हैं तो आप जो 11th में स्टूडेंट्स हो, आप जानते हो कि 9th और 10th में आपने बहुत थोड़ी सी लेकिन इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री पोर्शन पहले से ही स्टडी कर रखी है। वही हिस्ट्री पोर्शन को आपके 11th की टेक्स्ट बुक में, NCERT में, स्टेट्स बोर्ड में रखा गया है। कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इनका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको ये बनेगा तब तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो शुरुआत करते हैं। जो इतिहास है, वैसे तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, तो उसमें अपन एंटर करेंगे तो आप एक पूरी थीसिस तैयार हो जाएगी
तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से और आपकी टेक्स्ट बुक में रिकमेंडेशन के हिसाब से हमको पढ़ना है। तो उस आधार पर जब हम चलते हैं तो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट थे और उन साइंटिस्ट ने एक बनाया इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट को आप कहते हैं कि भाई जब एक्सपेरिमेंट होता है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, तो उस कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में आप एक ट्यूब यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं अपन डिस्चार्ज ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब क्या है? तो होता क्या है कि ये ग्लास से बनी हुई, पायरेक्स ग्लास से बनी हुई एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड एंड कैथोड। इसमें एक सक्शन पाइप होता है जिससे एयर प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है कि हम आगे जब आगे प्रोसीजर अप्लाई कर रहे होंगे तो एयर प्रेशर कितना होगा। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस अराइज होती हैं, और उन्हीं कंडीशंस की डीप स्टडी करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या कैथोड रेस की डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट हुआ बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो इतिहास आपको मालूम है कि उसमें हुआ क्या। तो जे थॉमसन ने देखा कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में उठाना चाहिए कि क्या जे थॉमसन को मालूम था इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पे आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जे थॉमसन ने इन्वेंशन नहीं किया है, डिस्कवरी की है। डिस्कवरी जब की है इसका मतलब एग्जिस्टिंग सब्सटेंस जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम था, इवन जे थॉमसन को भी आइडिया नहीं था, उस चीज़ की डिस्कवरी करना। तो ये एक एक्सीडेंटल एक्टिविटी थी। इसमें हुआ क्या कि जे थॉमसन ने, आपको इतिहास मालूम है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें 10,000 वोल्ट का हैवी पोटेंशियल लगाया, और जब इसमें करंट सप्लाई की तो उनने देखा, तो ये ऑब्जर्वेशन भी उनको 3 अलग अलग प्रेशर रेंज पे हुए। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन उनको हुआ एट 180 एम प्रेशर। तो आप बुक में देखोगे, स्टडी करोगे ये, तो 180 एम प्रेशर पे पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। 180 एम प्रेशर पे जे थॉमसन को ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो सीरियसली लिया जा सके। अब ये तो जनरल एक्सरसाइज हुई कि भाई ये इतिहास हुआ कि भाई 180 एम प्रेशर पे जब 10,000 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर दिया था तो आखिर जे थॉमसन को कुछ ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं हुआ ट्यूब के अंदर। तो आप इसका आंसर आपको बनना, यही साइंटिफिक स्टडी है, यही स्टूडेंट की ड्यूटी है। आप बोलोगे कि एट 180 एम प्रेशर जिस पे हम और आप रह रहे हैं, इस 180 एम प्रेशर पे गैसेस आर द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेस बेड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। गैसियस मीडियम में करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जब 180 एम पे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया तो देयर इज नथिंग ऑब्जर्व इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्लियर? अब जे थॉमसन ने सोचा कि चलिए काम करते हैं, इसके प्रेशर को घटाते हैं। तो अब इनने क्या किया कि अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के प्रेशर को सक्शन पाइप से गैस बाहर निकाल के प्रेशर को घटा के 100 गुना कम कर दिया। जब प्रेशर 100 टाइम्स डिक्रीज हो गया तो 100 टाइम्स डिक्रीज होने के बाद इनका ऑब्जर्वेशन ये रहा कि ट्यूब के अंदर कुछ जो शाइनिंग सरफेस हो रही है, कुछ ऑब्जर्वेशन जरूर हो रहे हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन किस हिसाब से हो रहे हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अब जब प्रेशर को 100 गुना यानी 100 टाइम्स घटाया तो इन्होंने देखा कि जो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल है, दीवार है, वो सर्टेन कलर से ग्लो करने लगी। तो अब ये सर्टेन कलर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कौन सी गैस भरी है उसके आधार पे कलर ऑब्जर्वेशन होता है। यानी कलर ऑफ द डिस्चार्ज, जो कलर ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस फील्ड इन द ट्यूब। इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा कलर होगा, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो जनरल एक्सरसाइज किया गया है उसमें ये देखा गया है कि अगर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस लिया जाए तो कलरलेस नेचर आता है, सीआरटी का, कैथोड रे ट्यूब का। सोडियम की वेपर ले लिया जाए तो येलोइश कलर आता है, नियॉन ले लिया जाए तो रेडिश कलर आता है। तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग कलर होता है, वो इशूलेस है। अब अभी भी जे थॉमसन को कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखा नहीं, तो इन्हें क्या किया कि यार प्रेशर को और 100 टाइम्स घटा दिया।
तो 100 टाइम्स घटा दिया, तो अब क्या होता है कि जो प्रेशर है वो 10 टू पावर -4 atm हो गया। जब 10 टू पावर -4 atm हो गया तो अब यहाँ पर आपको दो बातें क्लिक करनी चाहिए। मैंने शुरुआत में बोला एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी। वो साइंटिस्ट कौन थे? तो वो क्रुक्स थे। क्रुक्स ने जब डिस्चार्ज ट्यूब बना दी, अब जब ये 10 टू पावर -4 atm का प्रेशर रेंज बना, इसको कहा गया क्रुक्स जोन। इस क्रुक्स जोन में ऑब्जर्वेशन क्या हुआ जे थॉमसन को, वो ये हुआ कि कैथोड रे ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड के अपोजिट एनोड के पीछे की दीवार, कैथोड के अपोजिट एनोड के पीछे की दीवार फेंट ग्रीनिश कलर से ग्लो करने लगी। इससे जे थॉमसन ने कंक्लूजन निकाला। क्या? उनने ये कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब हुआ कि कैथोड के अपोजिट एनोड के पीछे की वॉल अगर फेंट ग्रीनिश कलर से ग्लो कर रही है, इसका मतलब हुआ कि कैथोड से या कैथोड की तरफ से पक्का कोई ना कोई रेडिएशन निकला है, कोई ना कोई रेज निकली है, और ये रेज जा रही हैं गैसियस मीडियम से, और गैसियस मीडियम से जाने के बाद स्ट्राइक कर रही हैं वॉल ऑफ द ट्यूब बिहाइंड द एनोड, और फेंट ग्रीनिश कलर से चमक रही हैं। Since these rays are released from the cathode, that is why these are referred as या called as, termed as cathode rays। तो ये तो इतिहास का हिस्सा हुआ कि भाई कैथोड रेस का क्या डिस्कवरी का इतिहास है। क्लियर हो गया आपको बात? अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि कैथोड रेस निकल आई, ये तो आप 9 से पढ़ रहे हो। आपको ये इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखना है कि हाउ द कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड, कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस हुई, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैथोड रेज तो निकल रही हैं, वो तो कॉमन सेंस है, जा रही हैं वो भी आपको मालूम है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है हाउ द कैथोड रेज आर प्रोड्यूस। तो इसके पीछे भी एक बहुत ही अमेजिंग कहानी है और एक साइंस है, उसको आपको समझना है। हुआ क्या कि जब जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें हाइड्रोजन गैस को फिलअप किया। अगर तो हाइड्रोजन गैस को फिलअप किया तो आपको समझना होगा कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब है और उसमें हाइड्रोजन गैस लिया तो 10,000 वोल्ट में सबसे पहले मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हुआ और मॉलिक्यूल के जो एटम हैं वो फ्री हुए। बॉन्ड डिसोसिएशन के दौरान हुआ क्या कि आफ्टर बॉन्ड डिसोसिएशन आयोनाइजेशन ऑफ constituent atoms of the gaseous molecule take place। गैस के मॉलिक्यूल या कंस्टिट्यूएंट जो एटम है उनका आयोनाइजेशन हो गया। ध्यान से सुनिएगा, जब उनका आयोनाइजेशन हुआ, जैसे हाइड्रोजन है इसका आयोनाइजेशन होगा तो ये H++ इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। क्लियर? 10,000 वोल्ट पोटेंशियल पे अब H+ आयन और इलेक्ट्रॉन में टूट गया। हुआ क्या कि इतना ज़्यादा जब पोटेंशियल लगाया गया तो उस पोटेंशियल में बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई, और उस काइनेटिक एनर्जी डेवलपमेंट के कारण जो मास पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से अपने अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वो नेगेटिव पार्टिकल है तो अपने नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लगा बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से। और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगे तो इनको हम कलेक्टिवली नाम दे दिया हमने, क्या? कैथोड रेस। लेकिन जे थॉमसन ने ये हमको नहीं बताया कि कैथोड रेस क्या हैं, बस उन्होंने ये बताया कि कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हैं, इनको हम कलेक्टिवली कैथोड रेस कहते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे दो मजाक की बातें मैं बोल रहा हूँ वो याद रखने की कोशिश करनी है। क्या? कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको आप श्रेय देंगे? तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन, बट टर्म इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय, इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया, इलेक्ट्रॉन टर्म किसने दी? तो साइंटिस्ट वाज स्टोनी। स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन टर्म दिया, जे थॉमसन ने डिस्कवरी की। क्लियर? तो हाउ द कैथोड रेस प्रोड्यूस, अब आपको ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ये जब इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो ये H+ का क्या हो रहा है?
तो एक्चुअल में अमेजिंग है ये साइंटिफिक कंसेप्ट से ये क्लियर हो रहा है कि कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ उसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल भी साइमल्टेनियसली थे। बस ध्यान जे थॉमसन का सिर्फ जिस तरफ था वो ऑब्जर्वेशन को हुआ, और जिस चीज़ को वो सोच नहीं रहे थे वो ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। तो सिमिलरली यहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है कि इलेक्ट्रॉन तो फ्री हुए ही, अब इसके अलावा एक और एक्सरसाइज होती है, वो क्या हो, वो ध्यान दीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन से फ्री हुए ये तो ठीक है, लेकिन जो H+ आयन फ्री हुआ है, ये H+ आयन भी अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा और जाएगा कैथोड की दीवार से टकरा जाएगा। जब कैथोड से वो टकराएगा तो अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैथोड प्लेट के एटम के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। जब कैथोड प्लेट के एटम के इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो वो एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड हो जाना यानी उनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। एनर्जी लेवल बढ़ते 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 इतना होगा कि वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स से फ्री हो जाएंगे, और न्यूक्लियर फोर्स से फ्री होने के बाद वो फ्री मूवमेंट करेंगे टुवार्ड्स देयर एंटी चार्ज इलेक्ट्रोड। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन एंटी चार्ज इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ मूव करने लगेंगे, और मूव करते करते वो जाके एनोड से और एनोड के अगल बगल जो एनोड के पीछे की हिस्सा है, जिसको हम ये कहें कि डिस्चार्ज ट्यूब का एनोड के पीछे की दीवार है, उससे टकराएंगे, और टकराने के बाद एक शाइनिंग फ्लोरोसेंस करेंगे, एक चमक निकालेंगे, और वो चमक जो है वो फेंट ग्रीनिश कलर की हुई ऑब्जर्वेशन किसको, जे थॉमसन को। तो ये इतिहास है कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज कैसे हुआ, हाउ द कैथोड रेज आर प्रोड्यूस, जे थॉमसन का इसमें क्या रोल है। टर्म इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय स्टोनी, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। क्लियर इतनी बातें? हाँ, अब आपको ये बातें मालूम हो गई हैं। अब आते हैं अपन कि ये जो कैथोड रेज बन रही है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अभी इनिशियली आपको कुछ बेसिक्स मालूम होने चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज क्या होती हैं, कैसे इनको पढ़ा जाता है, तो इसको सीखने के लिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपने 9th 10th में ये चीज़ें पढ़ी हैं, आपको बस थोड़ा सा रिवाइज करना है। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पे आप ध्यान लगाइए। चलिए आप जो सीख चुके हैं उसी पे बात करते हैं और नई बातों को नया तरीके से जानते हैं। जब आप कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो आप जानते हो पहला कि कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन पाथ। इसके लिए आपने स्कूल में एक्सरसाइज भी पढ़ी है कि उसमें एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज बनेगा। तो ये बहुत पीछे की बातें हैं, बस आप कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन पाथ। सेकंड, जो कैथोड रेज हैं आप जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई हैं, तो स्वाभाविक बात है कैथोड रेज ऑलवेज डेविएटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैथोड रेज ऑलवेज डेविएटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली बात कि कैथोड रेज ऑलवेज डेविएटेड टुवर्ड्स द साउथ पोल इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज हमेशा साउथ पोल की तरफ डेविएट होती हैं। क्लियर? इन सब का साइंटिफिक अप्रोच आगे धीरे धीरे मिलेगा। अगली बात कि कैथोड रेज किससे मिलके बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का एक सर्टेन मास होता है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मास पार्टिकल है। जिस चीज में मास पार्टिकल होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये कैथोड रेज जब जाएगी तो अगर इसके ऑब्जेक्ट कोई इसमें ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देगी। दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। तो since the cathode rays are made up by mass particle known as electron, therefore it contains a certain amount of kinetic energy. Therefore, when it strikes with any object placed in their path, then it always shows the heating effect. Clear? आगे और बात करते हैं कि कैथोड रेज जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन शब्द आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शब्द आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अभी हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप एक सिंपल तरीके से आप सीखने की कोशिश करिए
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप ये ध्यान दो, ये ब्लैक पेन अगर मैं मान लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ब्लू पेन मैग्नेटिक फील्ड है एंड बोथ द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जेड डायरेक्शन पे लेट मान लो एक्स है वाई है, तो जेड डायरेक्शन में टुवार्ड्स योर सेल्फ जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाएंगी तो आपके तरफ एक नया तरह का रेडिएशन का फ्लो होगा। यहाँ पर ये जो रेडिएशन का फ्लो है ये क्या कोई मास प्रोड्यूस हो रहा है? बोले ना, ये तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्टेन एनर्जी डेवलप हो रही है और वो एनर्जी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनके जेड एक्सिस में आपकी तरफ मूव कर रही है। ये जो एनर्जी है इसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आप दिमाग में एकदम आपके पिंच कर जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो मास पार्टिकल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी है। क्लियर? अब चूंकि कैथोड रेज हम पढ़ रहे हैं और सिंस कैथोड रेज आर मेड अप बाय मास पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर कैथोड रेज आर नॉट कंसीडर्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर? कैथोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। अब यहां पर आपके दिमाग में एक और बत्ती जलनी चाहिए, क्या? एनी पार्टिकल which contain mass cannot move with the speed of light। ये आइंस्टीन ने सिखाया है। जस्ट 5 मिनट के बाद आप इस चीज को सीख पाएंगे कि कोई भी मास पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि मास पार्टिकल नहीं है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, लेकिन कैथोड रेज हो गया यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो गया, एनोड रेज यानी प्रोटॉन पार्टिकल हो गया, न्यूट्रॉन पार्टिकल हो गया, एंड देयर आर मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल, अप्रॉक्स 136 नंबर ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये कोई भी पार्टिकल जिनमें मास है वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब जब ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करते हैं तो स्वाभाविक बात है इनकी एक सर्टेन वेलोसिटी होती है, सर्टेन वेलोसिटी से मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी की रेंज होती है 2.16 10⁶ मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हुआ लगभग 2160 किलोमीटर इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में 2160 किलोमीटर ये वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। थोड़ा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। एक सेकंड में 2160 किलोमीटर कश्मीर टू कन्याकुमारी। समझ गया? तो इम्पोर्टेंट बात कि कैथोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। दूसरा, कैथोड रेज कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो मासलेस है, जो मासलेस है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। बट एनी पार्टिकल which contain certain mass cannot move with the speed of light at all। तो इसकी एक सर्टेन वेलोसिटी होगी। ये आपको क्लियर हो गया? आगे एक और एक्सीडेंट हुआ है इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ना चाहें तो। वो हुआ ये कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोंजन। साइंटिस्ट ROUNTGEN। रोंजन ने देखा कि यार जब हम डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और उस डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सीडेंट क्या हुआ कि रोंजन ने देखा कि जो एनोड था उसको थोड़ा सा परपेंडिकुलर एनोड को उनने एक तरफ झुका दिया, और जब कैथोड रेज निकली तो हुआ क्या, कैथोड रेज एनोड प्लेट से टकराई। जब वो एनोड रेज से टकराई तो स्वाभाविक बात है, यहाँ पे फिर दिमाग चलाओ। कैथोड रेज जो कि मास पार्टिकल है वो जाके मेटल की प्लेट से टकरा रही है। अब मेटल की प्लेट से टकरा रही है तो स्वाभाविक बात है ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, इसका मतलब उसने हीटिंग इफेक्ट किया है। जब कैथोड रेज ने हीटिंग इफेक्ट किया ऑन द सरफेस ऑफ एनोड रेज तो एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी रिलीज हुई शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी बता रहा था। एक एनर्जी रिलीज हुई और वो एनर्जी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मूव करने लगी। सिंस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वाज अननोन एट दैट टाइम,
तो ये तो माना गया कि एक रेज है, ये भी माना गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस हो रही है। Since their characteristics was unknown at that time, therefore these are known as X-rays, because all the unknown things are generally expressed as X in Greek and Latin, और आज भी आप मैथमेटिक्स में, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में माना कि X है, लेट X। तो एक्स रेज एक नया शब्द आ गया, उस जमाने में इसके कैरेक्टर अननोन थे इसलिए नाम एक्सरे पड़ा। आज कैरेक्टर नोन है तो नाम तो बदल नहीं जाएगा, नाम तो अब एक्सरे पड़ गया है। तो एक्सरेज आर द मैटर वेव? नो, एक्सरेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिकॉज दीज आर नॉट मेड अप बाय एनी मास पार्टिकल, दीज आर द energy move it is the energy and always move perpendicular to the electric and magnetic field। क्लियर? तो आपको ये मालूम हो गया कि जब एक्स रेज जो वर्टिकल या इंक्लाइन एनोड से स्ट्राइक करता है तो अपनी हीटिंग इफेक्ट के कारण एक नई तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एनोड, और उस एनर्जी को ही हम कहते हैं क्या? X-rays। Since their characteristics was unknown at that time, therefore these are known as X-rays। तो इसमें और प्रॉपर्टीज अगर आप चर्चा करना चाहें तो जैसे कि अपन ये कह सकते हैं कि जब कैथोड रेज ट्रैवल करती हैं तो जो मेटल फॉइल होती है तो थिन मेटल फॉइल लाइक एल्युमिनियम उसको पार कर जाती है। क्लियर? इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट शब्द हैं जिनको आपको सीखना है। एक शब्द है फॉगिंग, FOGGING, फॉगिंग, और एक शब्द होता है सिंटिलेशन, SCINTILLATION। तो दो शब्द हो गए, एक है फॉगिंग और एक शब्द है सिंटिलेशन। ये क्या है? सुनिए, आपने पुराने जमाने का कैमरे का रोल देखा है, रील नहीं देखा, या देखा? नहीं देखा तो आपने एक्सरे सीट देखी है? एक्सरे सीट, इस एक्सरे सीट को हम कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। क्या? फोटोग्राफिक प्लेट। जब कैथोड रेज इस फोटोग्राफिक प्लेट से टकराती हैं तो एक फ्लैश ऑफ लाइट डेवलप होती है, चमक निकलती है। इस फ्लैश ऑफ लाइट को हम कहते हैं फॉगिंग। क्लियर? तो जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं किसी फोटोग्राफिक प्लेट से तो फोटोग्राफिक प्लेट से टकराने के बाद जो चमक निकलती है, जो ग्लो प्रोड्यूस होती है, उस ग्लो को हम कहते हैं फॉगिंग। लेकिन यही कैथोड रेज जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार से टकराती है और दीवार से टकराने के बाद फ्लैशेस प्रोड्यूस करती है, तब हम वहां पर टर्म यूज करते हैं सिंटिलेशन। क्लियर? तो क्या समझे आप कि when the cathode ray strikes with the photographic plate, then the produced flashes are known as fogging, while when the cathode ray strikes with the glass surface of the discharge tube and produce the certain flashes, these are known as scintillation। तो फॉगिंग और सिंटिलेशन, ये दो शब्द पे आप बहुत अच्छे से ध्यान लगाना है आपको कि फॉगिंग क्या होता है और सिंटिलेशन क्या होता है। क्लियर? इसके अलावा कुछ और शब्द आप बोल सकते हो कि जैसे कैथोड रेज है, यहाँ से कैथोड रेज जा रही है और यहाँ पे कोई गैस भरी हुई है हाइड्रोजन, तो जब जाएगी तो स्वाभाविक बात है उसके पास बहुत सारी एनर्जी है, मास पार्टिकल है, तो वो जब जाएगी तो गैस के मॉलिक्यूल से टकरा जाएगी। जब टकराएगा तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा जिससे कि गैस के मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइटेड होकर फ्री होने की कोशिश करेंगे। दिस प्रोसेस नोन एज आयनाइजेशन। तो आपको बोलना होगा कि कैथोड रेज ऑलवेज आयोनाइज द गैसियस मीडियम फ्रॉम विच दे आर पास्ड। कैथोड रेज हमेशा उस गैसियस मीडियम को आयोनाइज कर देते हैं जहां से वो पास होती है। क्लियर? तो आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि ये प्रॉपर्टीज हैं, बहुत पढ़ने में छोटा सा टाइम लगता है, इनको मैं कहानी जैसे आपको सुना रहा हूँ, आप बहुत इसको सीरियसली लीजिए क्योंकि ये शब्द जो हैं इनका बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज अब आगे होना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कैथोड रेज में हमको ये तो क्लियर हो गया कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन के हम कुछ डेटाबेस अपने दिमाग में बैठाएं कि भाई इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या है, मास क्या है, और भी अलग अलग बातें इसमें सीख सकते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करें कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हुआ क्या कि एक यूनिट मिनिमम नेगेटिव चार्ज एज्यूम किया गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माना गया 1 यूनिट मिनिमम नेगेटिव चार्ज। और ये 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने 9-10 में सीखा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्लियर हो गया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.602 10⁻⁻19 कूलम। इसको आप 1.6 भी यूज करिए तो इतना चार्ज आएगा। बोले यार ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कि इससे ज़्यादा या कम इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो आप बोलोगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 10⁻⁻19 कूलम। तो अब केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको एक का तो मालूम होना चाहिए, लेकिन साथ में एक डजन का भी मालूम होना चाहिए। बोले यार एक डजन यानी 12 ना, केमिस्ट्री के स्टूडेंट का डजन कौन है? एवोगैड्रो नंबर। तो मेरे को एक इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज मालूम है तो मैं अगर पता करना चाहूँ कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप बोलोगे एवोगैड्रो नंबर इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 10⁻23 इंटू 1.602 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे एक वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू को हम सिग्निफिकेंटली रिप्रेजेंट करते हैं 1F से। दिस 1F इज नोन एज फैराडे कांस्टेंट। तो फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिनने 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू बताई और उसी को हम कहते हैं फैराडे कांस्टेंट। तो 1 फैराडे, अब ये 1 फैराडे क्या है? तो 1 फैराडे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आप कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर के थ्रू तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये राउंड ऑफ वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक एवरेज चार्ज होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का एक एवरेज चार्ज माना गया है 1.602 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे आपको मेमोरी लगाना है। और ये 1 फैराडे इज ऑलवेज इक्वल टू 96,500 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा आपको याद रहेगा 1.602 10⁻⁻19 कूलम, while the charge of 1 mole of electron is 1 Faraday, which is equal to 96,500 कूलम। क्लियर? तो ये हमको मालूम हो गया कि इलेक्ट्रॉन में इतना है। इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं कि अब इस आधार पे अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं कि अगर मैं ये कह दूं कि 1 फैराडे में 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक मैथमेटिक्स हो गई। क्या मैं कहीं पे बोल दूं कि यार मेरे पास 0.25 एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा, 10 एवोगैड्रो है तो कितना चार्ज होगा। तो ये मोल कंसेप्ट का अप्रोच आप लगाएंगे। बस कंसेप्ट टैगलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए क्या, कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 6.023 × 10⁻23 electrons is always 1 Faraday, which is mathematically equal to 96,500 coulomb. Clear? So this is known as charge of electron and charge of electron for 1 Avogadro number of electron particle. अब आगे जब चार्ज के बारे में बात किया तो इसमें अब और आगे बढ़े और हम मास की बात करें। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को मैं m0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको वैल्यूज याद रखना ही बुद्धिमानी है। फालतू की इधर उधर की थ्योरी, पुराना इतिहास, ये ट्यूब लगाया वो लगाया, ये सब में मत पढ़ना। आपको मैं बोल रहा हूँ कि मास को m0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये m0 को हम रेस्ट मास कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है, जनरल जो टर्म है मास के लिए वो रेस्ट मास है। अब इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है, तो जो बच्चे आप लोग नए जो 11th में आए हो वो क्या दिमाग लगा रहे हो, रेस्ट मास।
बोला अच्छा रेस्ट, इलेक्ट्रॉन रेस्ट कर रहा है, बढ़िया सोया होगा, आराम कर रहा होगा। अरे बच्चे ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट ऑल, वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। तो फिर ये रेस्ट क्यों बोल रहे हैं भाई? तो सुनिए, रेस्ट मास जब बात करते हैं हम, तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी मिनिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जब अपनी मिनिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो उस समय उसका जो मास कैलकुलेट किया गया है उसको रेस्ट मास कहते हैं। क्लियर? द टर्म रेस्ट मास डज नॉट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स रेस्टिंग पोजीशन, while it means that the electron is moved with its minimum velocity. Clear? The term rest mass does not mean that the electron is in its resting position, while it means that the electron is moved with its minimum velocity. Clear? तो रेस्ट मास में अब आपको ये बातें क्लियर हो गई। आखिर वैल्यू कितनी होती है? तो आप में से जिसको याद हो बहुत अच्छी बात है, नहीं आपको याद करना ही पड़ेगा। याद करने का मतलब ये थोड़ी होता कि तोता जैसे रटना है, यूज करोगे तो याद होगा, यूज नहीं करोगे तो याद होके भूल भी जाएगा, कई बार यूज कर लोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास हम लेते हैं 9.1 10⁻31 kg। 9.1 10⁻31 kg is the rest mass of electron, which is negligible mass. अब ये negligible mass मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप याद करो, जब लास्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा रहा था तो हम मिनिमम मास क्या ले रहे थे? चलो अच्छा, पीरियोडिक टेबल में सबसे कम मास वाला एलिमेंट कौन है? बोले हाइड्रोजन। कितना है? 1 AMU, 1.008 ग्राम मास है उसका। अच्छा, तो हाइड्रोजन का मास सबसे कम है। हाइड्रोजन में होता क्या है? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। और जो एटॉमिक मास है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के सम के बराबर है। प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, यानी जो हाइड्रोजन का मास है वो एक्चुअल में मास ऑफ प्रोटॉन है। और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1 AMU यूनिट है, 1.67 10⁻27 kg। ये मास ऑफ प्रोटॉन है या मास ऑफ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का मास जो सबसे कम मास हमारे सभी नोन एलिमेंट्स के लिए है वो 1.67 10⁻27 kg यानी 1 AMU है। उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, बहुत ही कम, यानी नेग्लिजिबल मास है। अब ये बहुत कम है, ये कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आता है कितना कम है। अब कितना कम है तो आप बोलोगे मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.67 10⁻27 kg अपॉन 9.1 10⁻31 kg, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 1837। या आप इससे बुद्धि लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास से 1837 गुना कम होता है। क्लियर? अब यहाँ पे भी आपको बुद्धि लगाना, ये नहीं लगाना कि आप मल्टीप्लाई करने लगो, ये आप पढ़ के आपको याद हो जाना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स लेस देन द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमारे पीरियोडिक टेबल के नॉन एलिमेंट्स के सबसे कम मास 1 AMU हाइड्रोजन के लिए से इलेक्ट्रॉन का मास 1837 गुना कम होता है। क्लियर? तो आपको दो डेटा मिल गए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों मालूम होने के बाद अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। तो आपको कोई बोले ये दोनों डेटा का यूज करके इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करो, तो आप बोलोगे इन दोनों को यूज करके साइंटिफिकली इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करो, तो बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच कंटेन या विच हैव चार्ज इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻19 coulomb and negligible mass which is 1837 times less than the mass of hydrogen
ब्रैकेट में आप मेंशन कर दोगे कि 9.1 10 टू पावर माइनस 31 kg। क्लियर? चलिए अब आगे, जब आपको ये मालूम हो गया कि हाइड्रोजन का मास 9.1 10 टू पावर माइनस 31 kg है और ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1837 टाइम्स कम है, और ये मास क्या है? तो बोले यार ये तो रेस्ट मास है। तो आखिर जब रेस्ट मास होता है तो फिर कुछ और बातें भी आएंगी इसमें, या फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि एनी पार्टिकल विच कंटेन मास कैन नॉट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करेगा। तो आइंस्टीन ने एक कंसेप्ट हमको दिया, आइंस्टीन के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उसमें एक, जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे और फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशंस ये पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको रेस्ट मास के अलावा एक और मास सुनने को मिलेगा, मूविंग मास, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। तो ये मूविंग मास का फार्मूला क्या होता है, पहले उस फार्मूले पर ध्यान दो। तो मास ऑफ मूविंग पार्टिकल mv इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v अपॉन सी होल स्क्वायर वी बाई सी का होल स्क्वायर, वी बाई सी होल अंडर रूट, या यहाँ पे स्क्वायर कर 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। अब होता क्या है, अगर हम एप्लीकेशन करें और हम बोले कि अगर v इज इक्वल टू सी हो जाए, तो अगर v इज इक्वल टू सी हो जाएगा तब आप इस फार्मूले के हिसाब से आप समझ पा रहे हो कि v इज इक्वल टू अगर c किसी भी कंडीशन पे आप करोगे तो स्वाभाविक 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और m नॉट अपॉन जीरो इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी अगर किसी भी पार्टिकल का मास है, कौन सा मास है? m नॉट, यानी रेस्ट मास है, तो उसका मास पार्टिकल का मूविंग मास नहीं हो सकता, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, यानी हाइपोथेटिकल कंडीशन हो जाएगी। तो आप दिमाग में बैठा लो कि इलेक्ट्रॉन कंटेन सर्टेन मास और एनी इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल विच कंटेन सर्टेन मास कैन नॉट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट एट ऑल, कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, और वो मासलेस होते हैं, लाइक एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, है ना, कॉस्मिक लाइट, सनलाइट, ये सब, या डिफरेंट कलर, विबग्योर में जो कलर रेंज है, ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, ये मासलेस होते हैं। क्लियर? तो आपको ये मालूम हो गया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। अब जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास दोनों मालूम हो जाता है तो जे थॉमसन ने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया। आप अपनी बुक में देखोगे उसमें एक एक्सरसाइज दिया है, बढ़िया एक्सपेरिमेंट करके समझाया है। तो वो इतिहास का हिस्सा है, उसमें बहुत इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन डेटा पे इन्वॉल्व होना है, क्योंकि आपको वैल्यू बनेगा तो मतलब है, ताकि ये ना तो राइटिंग में आना है ना कॉम्पिटिशन में आना है कि ये कैसे क्या किया। क्लियर? तो तीसरा पोर्शन, जब चार्ज बनता है और मास बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है स्पेसिफिक चार्ज। अब ये स्पेसिफिक शब्द कैसे आ गया? तो आपको साइंस में, केमिस्ट्री में स्पेशली जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान देना होगा, कोई भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो आप जानते हो और उसके आगे स्पेसिफिक लग गया तो उसका मतलब स्पेशल नहीं, उसका मतलब होगा कि अगर वो सॉलिड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे पर यूनिट मास होगा, या प्रॉपर्टी अपॉन मास, जैसे स्पेसिफिक चार्ज, तो चार्ज अपॉन मास। अगर हम किसी गैसियस लिक्विड सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं जनरली, तो वहाँ पर स्पेसिफिक का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है, यूनिट वॉल्यूम के लिए पढ़ा जाता है, जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो तीसरी चीज़, जब हमको चार्ज बनता है, हमको मास बनता है, तो फिर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अब हमको एक और चीज़ बने और वो कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज को हम E बाय M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर E फॉर चार्ज, M फॉर मास, यानी पर यूनिट मास में पार्टिकल का जो चार्ज होता है उसको हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो पर यूनिट मास में पार्टिकल का जो चार्ज है वो स्पेसिफिक चार्ज है। क्लियर? अब हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मालूम है और इलेक्ट्रॉन का मास भी मालूम है, तो हम बोलेंगे चलो वैल्यू निकालें। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 10 टू पावर माइनस 19 कूलम,
इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 टू पावर -31 kg। इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने पे वैल्यू लाएं। तो आप सॉल्व करिए और वैल्यू लाइए। तो जब आप सॉल्व करके वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे तो मेरा तो यह सजेशन है कि सॉल्व करने के बाद बड़ी दिक्कत होती है और प्रॉपर दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको वैल्यू याद रखनी पड़ती है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपको चार्ज मालूम है और मास मालूम है तो दोनों को अप्लाई करके वैल्यू निकालने की कोशिश करिए और ये वैल्यू आती है 1.6 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी। कोशिश करिए कि इसको याद रखें। याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत ये होगी कि आप अप्रॉक्सीमेट करोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो इशू नहीं है, वहाँ तो ऑप्शन होंगे, लेकिन 11th में या 12th में जब आप यूज़ करते हो या आप किसी को बता रहे होते हो और आपकी वैल्यू डेटाबेस के हिसाब से नहीं आती जो रिकमेंडेड वैल्यू है, तो फिर वो चीज़ गलत हो जाती है। इसलिए इस पूरे चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको कोशिश ये करना है कि जो कांस्टेंट डेटा है किसी भी पार्टिकल के, उनको आप बार बार यूज़ करिए, जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और याद हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ों में आप अपनी बुद्धि लगाना, यहाँ पे आपको मेमोरी लगानी है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की 3 बातें हमको मालूम हो गई, चार्ज, मास, स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज की वैल्यू 1.6 0 टू 10 टू पावर -19 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको मालूम हो चुका है और हमको मास मालूम है और हमको ये भी मालूम हो गया कि स्पेसिफिक चार्ज क्या है। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और मैं बोलूँ उस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी तुरंत आंसर बताना है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये आपको बताना है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ 5.55 ग्राम, 0.55 मिलीग्राम, 55.5 ग्राम, 0.55 केजी। ये ऑप्शंस हैं आपके पास और आपको अब भी तुरंत सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करिए और अभी कैलकुलेट करिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1 फैराडे, और 1 फैराडे आपने पढ़ा 96,500 कूलम। उसी तरह से आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताना है। तो क्या कहते हैं बना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा कि सिंस हमें मालूम है कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 टू पावर -31 केजी। ये 1 इलेक्ट्रॉन का मास है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो एवोगैड्रो नंबर इंटू रेस्ट मास मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 टू पावर 23 इंटू 9.1 10 टू पावर -31 केजी। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको यहाँ भी कोशिश करना है सॉल्व करने पे। 9 6 या 54 अप्रॉक्स 55.5 इंटू 10 टू पावर -8 केजी होगा। यानी जो केजी वाला ऑप्शन था आपका वो तो आंसर नहीं है। चलिए और आगे बढ़िए। अब मैं इसको केजी को थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ। तो सिंस हमें मालूम है कि 1 केजी का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का मतलब 10 टू पावर 3 ग्राम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 55.5 इंटू 10 टू पावर -8 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम, की हो जाएगा 55.5 10 टू पावर -5 ग्राम। इतना ग्राम यूनिट में मास होगा। तो ग्राम में भी हमारे जो वैल्यू दी है वो ऑप्शन में मैंने दिए हैं वो भी नहीं होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सिंस हमें मालूम है कि 1 ग्राम इज 10 टू पावर 3 मिलीग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है।
तब हो जाएगा 50.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। ये हो जाएगा 55.5 इंटू 10⁻⁻2 मिलीग्राम, का मतलब होता है 0.55 मिलीग्राम। तो ये आपके दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रॉन का मास मिलीग्राम में, सॉरी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 55.5 मिलीग्राम। क्लियर। तो ये 4-5 वैल्यू आपको एनी टाइम, जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, और आपको इंस्टेंट ऑफ टाइम में आप नाम बताते हो कि सोचते हो कि कल आज क्या था, कल क्या है। क्लियर। वैसे ही जैसे आप नाम बताते हो उतनी ही स्पीड में आपको ये वैल्यू बतानी है। क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या कोई बोले कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.60 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोले 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैंने एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए मेरा जो वैल्यू आएगी वो 96,500 कूलम आएगी, और इतनी वैल्यू को मैं 1 फैराडे कांस्टेंट मान के चलता हूँ। क्लियर। तो इससे मुझे एक कंसेप्ट मिल गया कि 1 फैराडे बराबर 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आधा फैराडे बराबर आधा एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने फैराडे उतने हिसाब से रेशियो वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बाद में इनको मैं मैथमेटिकली सॉल्व कराऊंगा। फिर बात आई इलेक्ट्रॉन का मास। तो पहली बात मैंने कहा कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने कहा कि ये वैल्यू आती है कितनी, 9.1 10⁻31 kg। ये 1 इलेक्ट्रॉन का मास है। अब मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे ऐसा कर लो कि आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बता दो। तो आपने कहा मैं इसमें भी एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी जो फाइनल रिजल्ट वैल्यू आएगी वो 0.55 मिलीग्राम आएगी। ये कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए आप कोशिश करिए मिलीग्राम में याद रहे। फिर हमको चार्ज मालूम है, मास मालूम है, तो मैंने कहा स्पेसिफिक चार्ज निकालो। तो आपने कहा कि स्पेसिफिक चार्ज निकालने के लिए मुझे E/m करना होगा, यानी चार्ज अपॉन मास करना होगा। जब चार्ज अपॉन मास करूंगा मैं, तो E/m की वैल्यू सॉल्व करने पे मुझे मिली थी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। जितनी स्पीड से मैंने आपको बताया है यही आपको भी बनना चाहिए। आपको कोई नकल नहीं करना है, ये पढ़ते 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 आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन की पढ़ाई है, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। मेरी सलाह ये है कि आपको अगर कॉम्पिटिशन्स में आगे बढ़ना है, स्कूल एग्जाम अच्छे करने हैं, के साथ साथ आपको नॉलेज फुल बनना है, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में, क्योंकि ये चैप्टर दोनों के लिए होता है। साइंस का चैप्टर है जो हर जगह एप्लीकेबल है। तो अब इसकी आपको करना क्या है, बियॉन्ड द रेंज पढ़ने की कोशिश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करना है। क्लियर। तो आप इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करके इलेक्ट्रॉन के पूरे डेटा को आप समझ गए कि हाँ ऐसे वैल्यू निकाली जाती है, और जब वैल्यू आती है तो मुझे इस प्रकार से इनको याद करना पड़ता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने इलेक्ट्रॉन तो खोज डाला और इलेक्ट्रॉन की बहुत बारीकी से स्टडी कर डाली। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम हो गया है कि इलेक्ट्रॉन इज अ मास पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन रेज, जिनको हम कैथोड रेज कहते हैं, वो मैटर वेव है। मैटर वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करता, कैथोड रेज कभी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करता है। ये बातें आपके दिमाग में एकदम बैठनी चाहिए। अब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, यानी कैथोड रेज की डिस्कवरी हो गई, तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे उस जमाने में। जे थॉमसन ने गलती कर दी। ये तो वैसे ही हो गया कि क्योंकि अंडरस्टूड है, उस जमाने में भी लोगों को मालूम था कि सिंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के बारे में स्टडी कर ली और नेगेटिव पार्टिकल के बारे में डिटेल मालूम हो गया है, तो तय बात है कि since the atom is electrically neutral, therefore with the release of negatively charged particle, some positive particle should also release from the atom or from the nucleus. ये कंसेप्ट पे जे थॉमसन का ध्यान दिया गया। तो उसी समय पे जब जे थॉमसन ने ये गड़बड़ कर दी और
प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी उनने ये बातें ध्यान नहीं दी कि यार जब इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी तो होगा। और उसी समय एक साइंटिस्ट था जिसने थोड़ा सा चेंज किया, किसमें? डिस्चार्ज ट्यूब में, क्योंकि उसको ये कंसेप्ट क्लियर था कि सिंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो नेगेटिव अगर निकला है तो पॉजिटिव भी गारंटीड निकलेगा। तो प्रोटॉन की बारे में ज़्यादा कुछ तो मालूम नहीं था, लेकिन जब डिस्चार्ज ट्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई में क्या करना था, इनने क्या किया कि जो कैथोड, नॉर्मल कैथोड था, उसको परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड यानी छेद कर दिया, होल्स कर दिए, जैसे छन्नी होती है, होल्स कर, बारीक होल हो गया। तो इनने नॉर्मल कैथोड की जगह परफोरेटेड कैथोड ले लिया। अब जब परफोरेटेड कैथोड अब हो गया तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स में कुछ चेंज आए। अब वो चेंज क्या हैं, कैसे उनको स्टडी किया गया, इन चीज़ों को पढ़ना है। तो अगर आप कैथोड पे परफेक्ट हो तो दूसरी रेज होती है, स्वाभाविक है, वो एनोड रेज है, और वो भी आपको बहुत जल्दी बनेगी। तो इस कैसे ये हो पाएगा? तो इसको हुआ क्या कि गोल्डस्टीन वाज द साइंटिस्ट। गोल्डस्टीन, इनका और बहुत ज़्यादा नाम सुनने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसने दिमाग तो लगा दिया कि भाई हेड है तो टेल भी होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा। तो बंदे ने किया क्या कि थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपको बताया मैंने कि परफोरेटेड कैथोड कर दिया, होल वाले कैथोड कर दिया। और होल वाले कैथोड कर दिया तो इसको देखा इसने कि यार जैसे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में एनोड के पीछे की दीवार चमक रही थी, तो लॉजिक निकली कि सिंस a new type of rays are produced from cathode and move towards anode and strikes with the wall, तो लोगों को मालूम पड़ा अच्छा ऐसा है, तो वो कैथोड रेस थी। इसने क्या किया, कैथोड में जब होल कर दिया तो देखा इसने कि कैथोड के पीछे भी चमक निकलने लगी, सेम जैसे उधर एनोड के पीछे हो रही थी, अब कैथोड के पीछे भी शाइनिंग सरफेस हो गई, यानी सिंटिलेशन हो गया, फ्लैश ऑफ लाइट निकल गई। तो बंदे ने कहा कि भाई जब कैथोड तरफ से निकली तो कैथोड रेज, तो एनोड की तरफ से कुछ रेज आ रही हैं तो वो एनोड रेज कहलाएंगी। तो यहाँ पर ये तो कहानी का हिस्सा है, इसका साइंस क्या है उस पर अब थोड़ा आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट बात कि कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड प्लेट, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड, बट anode rays are not produced from anode, while these are produced from the gaseous species or gaseous atoms of the gaseous molecule enclosed in the tube। क्या समझे आप कि कैथोड रेस तो कैथोड से प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन एनोड रेस कभी भी एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती हैं, बल्कि डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस के एटम के कारण प्रोड्यूस होती है। यानी कैथोड रेज और एनोड रेज में आप ये बोलोगे कि अगर ये कैथोड है तो कैथोड रेज हमेशा कैथोड से ही निकलेंगी, लेकिन अगर ये एनोड है तो एनोड रेज कभी भी एनोड से नहीं निकलती, बल्कि यहाँ से निकलती है। बोले ये यहाँ क्या है? बोले ये अंदर जो गैस भरी हुई है ना, उन गैसियस मॉलिक्यूल के कंस्टिट्यूएंट एटम से ये गैस, ये पार्टिकल निकलते हैं। तो पहले आप दिमाग में बैठा क्या इंपॉर्टेंट बात कि कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड while the anode rays are not produced from anode, while the anode rays are produced from the constituent atoms of the gaseous molecules or gaseous substance enclosed in the tube। अब ये कैसे होता है वो बहुत सरल है। वो होता ये है कि ये ऑलरेडी हो रहा था, जे थॉमसन जब कर रहे थे एक्सपेरिमेंट तब भी हो रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली उनको वो चीज़ दिखी नहीं। तो इसने बंदे ने क्या किया, बोले यार दिख नहीं रही है तो होल कर दिया, अब इसको फ्लैशेस दिखने लगे हैं।
फ्लैशेस दिखने लगे हैं तो लॉजिक वही है जो मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये हाइड्रोजन एटम है। कब? जब कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट हुआ था तब हाइड्रोजन एटम। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास पार्टिकल होता है। मास पार्टिकल होता है तो इसके पास खूब सारी एनर्जी होती है। खूब सारी एनर्जी के साथ ये जाता है और हाइड्रोजन एटम से स्ट्राइक करता है। जब हाइड्रोजन एटम से स्ट्राइक करता है तो अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी देने की कोशिश करता है हाइड्रोजन एटम को। हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसका इलेक्ट्रॉन, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाता है। जब एक्साइटेड हो जाता है तो उसकी न्यूक्लियर फोर्स कमज़ोर होता है, वो न्यूक्लियस से दूर होता है और अल्टीमेटली फ्री फ्रॉम द एटम। इस प्रकार से इस हाइड्रोजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और ये चार्ज पार्टिकल में बदल जाता है। वो चार्ज पार्टिकल है H+, विच इज नोन एज प्रोटॉन। ये H+ जो गैस के एटम के हैं से मिल रहे हैं, ये गैस से मिल रहे हैं, ये इस एनोड से नहीं मिल रहे हैं। ये सभी आयंस जो चार्ज पार्टिकल है, जिनको हमने नाम दिया है अभी कैथोड रेज, ये सेम जैसे एनोड रेज ट्रेवल विद द स्ट्रेट लाइट, सिमिलरली कैथोड रेज जैसे चल रही है वैसे एनोड रेज भी मूव करेंगे। सब कुछ प्रॉपर्टी लगभग वही होगी। वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन आपको दिमाग में साइंस रखनी है कि हाउ द एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड, हाउ द कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड। कैथोड कहाँ से कहाँ जाती है और एनोड कहाँ से कहाँ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत अच्छी बातें होंगी, बहुत मैथमेटिक्स होगी। आप इस पर कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान लगाइए, बहुत अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए कि और लोगों को अवेयर करिए। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, ठीक लग रहा है, तो आप लाइक तो करिए, सब्सक्राइब कर दें तो और अच्छी बात है। दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी करें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव है पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मेरा मोटो है, मेरी इंस्टीट्यूट का मोटो है, सक्सेस एंड नथिंग लेस। सिर्फ सफलता, उससे कम कुछ भी नहीं। ओके, तो गुड डे, मिलते हैं फिर।